हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे री इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीरीज़ चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे री इंजीनियरिंग होता क्या है और इसके साथ साथ इसका डायग्राम को भी देखेंगे। Re-engineering is the examination, analysis, and alternation of an existing software system to reconstitute it in a new form and the subsequent implementation of the new form. तो ये जो री इंजीनियरिंग होता है ये एक तरह का प्रोसेस होता है जहाँ कि हम कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम जिसमें अगर कोई कमी आ गई हो तो उसको हम फिर से एक न्यू वे में मॉडिफाई करके एक नई सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो री इंजीनियरिंग एक तरह का प्रोसेस है जहाँ की कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है या तो कोई उसमें कमी है तो उस चीज़ को एनालाइज करके हम उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीमॉडिफाई करके एक न्यू सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। तो यही जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एक एग्जिस्टिंग सिस्टम से न्यू सिस्टम को क्रिएट करना, तो इसी को हम कहते हैं एक तरह से री इंजीनियरिंग। The process typically encompasses a combination of reverse engineering, re-documentation, restructuring and forward engineering। तो यहाँ पर जो री इंजीनियरिंग के अंदर मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो है रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, री डॉक्यूमेंटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। तो इन सारे प्रोसेसेस को यूज़ करके हम एक तरह से जो री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है इसको फुलफ़िल करते हैं। आप जानते हैं री इंजीनियरिंग को यूज़ करने का मकसद क्या होता है, यानी कि वाई वी यूज़ री इंजीनियरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ रीजंस है जिनके वजह से हम री इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कंप्लाई टू न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये एक तरह से न्यू जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करता है। अपग्रेड टू न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स। तो कोई अगर ओल्ड सिस्टम है जो कि पुराने टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करके बनाया गया है तो वहाँ पर वो तो मार्केट के न्यू स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए एक तरह से री इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी। तो ये एक तरह से जो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टाइम है वो बहुत ही हद तक रिड्यूस होता है री इंजीनियरिंग के कारण से। अब फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर मेंटेनेंस प्रोग्रामर। तो एक तरह से जो प्रोग्रामर्स हैं वो पिछले यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर ही अपडेट करते या तो उसको मेंटेन करते करते उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो एक तरह से लिमिटेड ही रहता है। लेकिन अगर हम वहाँ पर री इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे न्यू स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाते हैं एक न्यू सिस्टम डेवलप करने के लिए, तो इसीलिए उनका जो नॉलेज और प्रोडक्टिविटी वो भी एक तरह से इंक्रीज़ होता है। अब जो फिफ्थ है वो है रिड्यूस मेंटेनेंस एरर एंड कॉस्ट। तो यहाँ पर री इंजीनियरिंग एक तरह से मेंटेनेंस एरर और कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसके वजह से हम री इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। अब जानते हैं री इंजीनियरिंग के लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर टोटल 5 फेजेस देखने को मिलते हैं। तो पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़। तो यहाँ पर जितना भी रिक्वायरमेंट होता है जो कि ओल्ड रिक्वायरमेंट हो या तो कोई नया रिक्वायरमेंट, तो उन सभी को एनालाइज किया जाता है इस वाले फेज़ में। सेकेंड है मॉडल एनालिसिस फेज़। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मॉडल है सिस्टम का उसको एनालाइज करके जो न्यू चेंजेस करना पड़ेगा वो सभी यहाँ पर देखना पड़ता है। जैसे सपोज आर्किटेक्चर हो गया, कैसे वो बिहेव करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल इंटरफेस कैसे बिहेव करता है सिस्टम का, वो सभी को यहाँ पर देखा जाता है। अब थर्ड है सोर्स कोड एनालिसिस फेज। दिस फेज रेफर टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेशंस एंड रिक्वायरमेंट ओरिजिनली स्पेसिफाइड इन द सिस्टम्स एनालिसिस फेज। तो यहाँ पर सारे सोर्स कोड को एनालाइज किए जाते हैं अच्छे से। अब फोर्थ फेज है रिमीडिएशन फेज। इट रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ ए टारगेट सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर दैट एम टू रिपेयर डिज़ाइन और ए सोर्स कोड डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए टारगेट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर जो टारगेट सॉफ्टवेयर यानी कि जो न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा रहा है वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, क्या सोर्स कोड होगा, इन सभी को ध्यान में रख के उसको रिपेयर वगैरह किया जाता है। सपोज़ अगर कोई जो न्यू सिस्टम डेवलप करना पड़ रहा है तो वहाँ पर अगर पूरा सोर्स कोड में चेंजेस लाने का ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ सोर्स कोड को एक तरह से रिपेयर या तो अपडेट करके उसको न्यू सिस्टम में डाल दिया जाएगा।
अब जो फिफ्थ फेज़ है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फेज़। दिस कंसिस्ट ऑफ फिजिकली ट्रांसफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रिमीडिएशन स्ट्रैटेजीज सिलेक्टेड प्रीवियसली। तो यहाँ पर रिमीडिएशन फेज़ में जितना भी कुछ भी डिसीजन लिया जाता है वो सभी को, तो उन सभी आइडिया को यहाँ पर फिजिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में। This requirements method and tools to manipulate and edit software system, reorganize and recompile them automatically, debug and check their consistency, and manage different versions of the software system being re-engineered। तो ये रहा री-इंजीनियरिंग का डायग्राम। तो यहाँ पर आपको, तो जहाँ पर आपको 4 पार्ट्स में 2 सेम बॉक्सेस देखने को मिलता है, और जो लेफ़्ट साइड में है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग पार्ट। तो हाँ, जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम रिवर्स इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करके जितना भी उसका रिक्वायरमेंट्स और उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको अच्छे से समझते हैं। तो उसके बाद अच्छे से एनालाइज करने के बाद उन सभी आइडियाज़ को हम अपने न्यू सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ की फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका कंसेप्चुअल, सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिज़ाइन और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ के आपको दिख रहा होगा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, यहाँ पर आपको रीथिंक करके एक नया कॉन्सेप्चुअल अगर कोई डिसीजन वगैरह लिया जाता है तो वहाँ पर उसको न्यू सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो कि एग्जिस्टिंग है और कुछ अगर न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है तो उन सभी को रीस्पेसिफाई करना पड़ता है, और फिर से जाके जो सिस्टम डिज़ाइन है उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अगर कोई न्यू डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हो। और लास्ट में जाकर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जितना भी इंटरनल सोर्स कोड वगैरह है उन सभी को यहाँ पर फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से री इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस दर्शाता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।